Assalamualaikum. Good afternoon class and welcome back to our online classes. So जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. बट आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हमारे टॉपिक्स है कोरोजन, रेंसिडिटी एंड उसके अलावा हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग जो लास्ट टाइम पे प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा उसको रिवाइज कर लें. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से. सो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट साइड में हम लोगों को सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने पर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को देते हैं. इसका हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला भी देखा था A+B. और अगर इससे ज्यादा कोई है रिएक्टेंट के अंदर अवेलेबल है रिएक्टेंट्स तो हम लोग एडिशन की साइन लगाकर उनको भी यहाँ पर नोट करेंगे और बट हम लोगों को प्रोडक्ट में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं NH3 प्लस HCl. इसका प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड्स है हम लोगों के पास. एक अमोनिया है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट की साइड पर मिलता है NH4Cl. दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करे हम लोगों को प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड. ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके बाद सेकेंड टाइप का जो हमारा रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा बट हम लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे. जैसे हम लोग ने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिखा है, रिएक्टेंट सिर्फ सिंगल होगा बट जब प्रोडक्ट की बारी आएगी तो प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर यहाँ पे मैंने दो के लिए लिखा हो अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग उसको एडिशन की साइन डाल के नोट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग जनरल फॉर्मूला AB विल गिव अस A+B. इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विल गिव अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल. उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है CuSO4 प्लस Fe. मैंने एग्जांपल में लिखा हो एक रिएक्टेंट साइड पे हम लोगों ने लिखे CuSO4 प्लस Fe. ये हमारा एग्जांपल है. तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि ये जो एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है बट जो कंपाउंड है उसके अंदर दो तीन जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर है इसमें Cu है कॉपर और Fe. कॉपर और Fe फेरस मतलब आयरन. तो इन दोनों के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो उसकी जगह रिप्लेस कर देगा. तो क्या होगा कि जो कॉपर है और जो फेरस है तो फेरस अभी इस कंपाउंड के अंदर ऐड नहीं है बट जब फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो फेरस क्या करेगा कि कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और वो उसकी जगह पे आ जाएगा कॉपर की जगह पर. तो ये बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद जो लास्ट टाइप है फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सेम यही प्रोसेस है कि वो लोग आपस में एक दूसरे की जो प्लेस है वो डिस्प्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में. बट द डिफरेंस इज यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट था और एक कंपाउंड था. यहाँ पर हमारे पास दोनों कंपाउंड अवेलेबल रहेंगे. क्या होगा कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम लोग आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो पोटेशियम है और जो एल्यूमिनियम है ये दोनों अपनी जगह आपस में इंटरचेंज कर लेंगे. तो पोटेशियम एल्यूमिनियम की जगह चला जाएगा और एल्यूमिनियम पोटेशियम की जगह. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है. यस. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो यहाँ पर है गेन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऐड होता है और अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन और अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. कि उसमें से क्या होगा उस रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा. ये दोनों कंडीशन होगी या इनमें से कोई एक कंडीशन होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन.
बट अगर उसका उल्टा होता है, रिडक्शन होगा। कैसे रिडक्शन होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, कि उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं और ऑक्सीजन लॉस कर रहे हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों कंडीशंस हो या इनमें से कोई एक कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, तब भी ये रिडक्शन होगा। तो चलिए हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ऑक्सीडेशन के अंदर देखेंगे 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोगों ने ये वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हम लोग ऐड करें, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्राइड विल गिव अस मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम जो था उसने क्या किया कि मैग्नीशियम अलग हो गया एंड हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। आई होप ये एरो आप लोग याद रखे होंगे कि ये एरो हम लोग उस वक्त शो करते हैं जब कोई गैस हम लोग को प्रोडक्ट साइड मिलती है। ये हम लोगों ने हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था। ठीक है। तो MgH2 will give us Mg plus H2। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन तो था वो बाहर निकल गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हो गई ये ऑक्सीडेशन के लिए हो गई। उसके बाद रिडक्शन की हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं C2H4 प्लस H2 will give us C2H6 मीथेन प्लस C2H6। तो इसमें क्या हुआ कि गेन ऑफ हाइड्रोजन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से ये एक रिडक्शन का एग्जांपल है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग लिए थे Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 will give us कॉपर प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये ना ही रिडक्शन है ना ही ऑक्सीडेशन है, बल्कि ये दोनों है। कैसे दोनों है चलिए मैं आप लोग को बता दूं। पहले कॉपर ऑक्साइड है, जब कॉपर ऑक्साइड है तो अगर हम लोग सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की तरफ ध्यान दे, सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग फोकस कर दे, तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से रिएक्टेंट साइड पर तो कॉपर ऑक्साइड है, पर जब हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड था वो सिर्फ कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन लॉस हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बट एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन कॉपर ने लॉस किया है, लूज किया है, वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये वाला जो पार्ट था ये ऑक्सीडेशन में हो गया और वो सेम टाइम पे ये रिडक्शन। तो ये जो टाइप है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन से, तो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि जो आगे जो एग्जांपल्स आती है वो ऑलमोस्ट रिडॉक्स रिएक्शन की होती है, बहुत कम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम लोगों को पूछता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl will give us MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक पार्ट पे फोकस करते हैं MnO2 पे। तो यहाँ पर जो MnO2 है हमारे पास, इसमें से ऑक्सीजन लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये हमारा हो गया रिडक्शन पार्ट। तो और ये क्या बन गया MnCl2। वही सेम टाइम पे जो ऑक्सीजन Mn ने लॉस किया है, मैंगनीज ने लॉस किया है, वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया और वो बन गया HCl से H2O वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। और इसके बाद जो Cl यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ये Cl2 गैस जो लिबरेट हो रही है बाहर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वापस से वही सेम कंडीशन कि ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा रिएक्शंस। ठीक है। फिर अब एक और चीज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है, वो है हमारे लिए कोरोजन एंड रेसिडिटी। व्हाट इज एक्चुअली कोरोजन? कोरोजन होता क्या है? कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, बट ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये मेटल्स के साथ होता है। जब ऑक्सीडेशन मेटल्स के साथ हो तो हम लोग उसको कहते हैं कोरोजन, और वही ऑक्सीडेशन जब फ्रूट्स या खाने के फ्रूट्स के साथ हो या ऑयल जो भी चीजें हैं उनके साथ हो तो ये होता है रेसिडिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद कोरोजन एंड रेसिडिटी। कोरोजन मैंने आप लोगों को बताया
कि मेटल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, सल्फर गैस है, बहुत सारी गैसेस है, कुछ भी है, तो उनसे जब वो लोग रिएक्शन करते हैं तो वो हो जाते हैं कोरोस्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फेरस, आयरन का। तो आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन जो हमारा है फेरस, वो जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से जब रिएक्ट करता है तो वो बन जाता है आयरन ऑक्साइड, और उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग रस्ट भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो है सिल्वर की। सिल्वर जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो बन जाता है सिल्वर सल्फेट। जैसा कि हम लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह देखते हैं कि जो सिल्वर के होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की कुछ लेयर जम जाती है, तो वही एक तरह का कोरोजन होता है, तो सिल्वर सल्फेट बन जाता है वो, और वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉपर, जो तांबे के जो बनकर होते हैं, तांबे पीतल वगैरह के, तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है, वो एक तरह का कोरोजन होता है। इन सब चीजों को देखने के बाद अगर हम लोग वो करें, सोचे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो हम लोगों को तो पता है, हम लोग डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं कि क्या होता है कि जो मेटल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर पेंट करते हैं, पेंट करते हैं और उसके बाद उसके एंटी कोरोस्ड कोटिंग वगैरह भी की जाती है। इसके अलावा उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हम लोग ऑयलिंग, ग्रीसिंग, आयोनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग वगैरह के मेथड्स भी है। तो ये सारी चीजें भी इनसे बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आयोनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग रेंसिडिटी की तरफ। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? When oil and fat or a cooked food left for a long time, it undergoes oxidation with air and become rancid. क्या होता है कि खुले हवा के अंदर जब हम लोग पकी हुई कुछ चीजें, खाना या फिर जो भी चीज हम लोग रख देते हैं, तो वो क्या करता है कि एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन वगैरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तब जब ये होता है तो उसकी वजह के वो होने से क्या होता है कि ये इसके अंदर से स्मेल आती है और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, जो भी फूड्स वगैरह जो रखा गया है काफी लंबे समय के लिए खुले में। तो इससे बचने का तरीका ये है, प्रिवेंशन ये है इससे, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो एयरटाइट कंटेनर्स है उसके अंदर इनको फूड्स को रखते हुए पैक करके, या फिर इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग वेफर्स वगैरह के जो पैकेट लेते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हवा होती है और चिप्स होते हैं, तो वो जो हवा होती है वो एक्चुअली में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और वो हवा कोई नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, जो लेस रिएक्टिव है, बहुत स्लो रिएक्शन करती है, बट उसको हम लोग प्रिवेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रिवेंशन के लिए। तो लोग एयर टाइट के अंदर नाइट्रोजन गैस स्टोर करके रख देते हैं वेफर्स के साथ, ताकि वो लंबे समय तक रह सके। तो ऐसे ही इनके, और फिर उसके अलावा हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो मटेरियल्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज को काफी लंबे टाइम तक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ये हमारा था कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो गाइस, let's start with a most important and very interesting topic, balancing a chemical equation. काफी आसान भी है और काफी इजी भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो आप लोग देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हो, एक इक्वेशन लिखा हो, जिसके अंदर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बन जाता है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल कितना है, हम लोग उसको किस बेस पे हम लोग उसको बैलेंस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट इज एलिमेंट्स और सेकेंड कॉलम के अंदर हम लोग रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड के अंदर प्रोडक्ट साइड। तो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है हम लोग लेते हैं सोडियम Na।
सेकेंड सल्फर भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग की मर्जी। तो मैं सल्फर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, और एट लास्ट मैं हाइड्रोजन लेता हूँ। तो अब हम लोग का काम क्या है कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है, Na, सोडियम। सोडियम हम लोग अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर हम लोग यही सेम सोडियम को प्रोडक्ट साइड के देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास 2 मॉलिक्यूल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही सल्फर के लिए देखेंगे तो सल्फर यहाँ पर सिर्फ एक है, और प्रोडक्ट साइड में भी ये सिर्फ एक ही है। इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास एक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 4 है, तो ये ओवरऑल रिएक्टेंट साइड पे 5 है, और प्रोडक्ट साइड में भी ये 5 है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक ये 3, रिएक्टेंट साइड पे 3 हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में क्या है, कौन सी चीजें ऐसी है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम है। तो वो है सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल है, मतलब ये बैलेंस है। इसके अलावा जो है सोडियम और हाइड्रोजन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोगों को पहले इसको इक्वल करना है। तो पहले हम लोग सोडियम से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में इक्वल करेंगे। तो सोडियम के लिए अगर सोडियम हम लोग देखते हैं तो रिएक्टेंट के अंदर कितना है, कि रिएक्टेंट में वो सिर्फ 1 है, और वही प्रोडक्ट साइड में वो 2 है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड पे जहां पर सोडियम अवेलेबल है उधर पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इक्वेशन न्यू फॉर्म मॉडिफाइड हो जाएगी, तो हम लोग को इसको रिराइट करना पड़ेगा, एक टेबल वापस बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसा हम लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया उसको, तो मेरा Na भी 2 हो गया। उसके साथ साथ जब मैं 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा ऑक्सीजन भी एक बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक टेबल वापस से बना लेते हैं, आप लोग बना लीजिए, मैं इसी को मॉडिफाइड कर लेता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, चलिए मैं भी बना लेता हूँ एक सेकेंड फॉर्म। तो जब हम लोग ये फॉर्म लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, वापस से इक्वेशन लिखना है कि हम लोगों ने सोडियम के अंदर सोडियम से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस H2SO4 will give us Na2SO4 plus H2। तो ये वाली जो इक्वेशन हो गई ये थोड़ी मॉडिफाइड हो गई है। अब हम लोग इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट में एलिमेंट के नाम लिख लेता हूँ, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो सोडियम मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से सोडियम तो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब उसके बाद हम लोग सल्फर देखते हैं, सल्फर कहाँ है, सल्फर एक ही है, ये भी बैलेंस्ड है। उसके बाद प्रोडक्ट में भी एक ही था सल्फर, हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई किए, 2 की वजह से ये ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पे ये ऑलरेडी 4 है, तो ये ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड पे 6 लिख दिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में तो ये स्टिल 5 ही है, क्योंकि 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पे, तो ये हो गए 5। उसके बाद लास्ट हम लोग हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, तो ये तो टोटल हो गए ओवरऑल 4 हाइड्रोजन हो गए, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, 2। ठीक है, तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारा सोडियम तो हमने बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम लोग अगर देखेंगे तो नंबर रिएक्टेंट साइड पे कितने अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4, ओवरऑल 6 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में 1 और ये 4, 5 ही अवेलेबल है, तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। अब हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 जगह पे ऑक्सीजन अवेलेबल है,
पहले तो Na2SO4 की तरफ भी है और एक H2O में भी है। तो अगर हम लोग इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से क्या होगा कि Na सोडियम और सल्फर जो है ये दोनों अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसके बजाय H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी जो न्यू मॉडिफाइड इक्वेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, मैं इसको रब करके लिख देता हूं यहाँ पर। वो हो जाएगी 2NaOH प्लस H2SO4 will give us Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल से पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2H2O। तो अब अगर हम लोग इसको देखें, अभी हम लोग इसको बैलेंस कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए पहले मैं Na लिखूंगा, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, मैंने 2 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं 2, सोडियम बैलेंस्ड है। इसके बाद आते हैं सल्फर पर। सल्फर कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ सल्फर कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, ठीक है, 1 दोनों जगह हो। इसके बाद हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4, तो ओवरऑल हो गई ये 6। अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं 4, और जो अभी हम लोग ने जो 2 लिया उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी 2 हो जाएंगे। तो 4 और ये 2, ये भी हो गए 6। तो मतलब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद लास्ट वन इज हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, तो ये होगा ओवरऑल 4 हाइड्रोजन। सेम थिंग अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये भी हो गया आपका 4। तो ओवरऑल जो आपकी बैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। इससे एक वन मोर एग्जांपल, Ag प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर क्लोराइड प्लस H2 गैस। सो फर्स्ट पहला काम हमारा वही है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है हम लोग उसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे Ag, फिर उसके बाद हाइड्रोजन या फिर क्लोराइड, जो भी आपको लिखना है, क्लोरीन, और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर जो पहली हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है रिएक्शन साइड पे Ag का वो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। वैसे सेम प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर है Ag के, 1 लिख लिए। उसके बाद क्लोरीन पे आते हैं तो क्लोरीन यहाँ पर भी 1 ही है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 है। अब जो हम लोग को बैलेंस करना है वो कुछ नहीं है, बस सिर्फ हाइड्रोजन है, क्योंकि सारी चीजें तो बैलेंस है। Ag भी बैलेंस है, सिल्वर क्लोरीन भी बैलेंस है, तो अब बचा सिर्फ हाइड्रोजन है, वो भी रिएक्टेंट साइड पे। तो जहां पर हाइड्रोजन है वहां पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2। अब जब हम लोग ने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो न्यू इक्वेशन जो फॉर्म हुई वो है 2 into HCl will give us AgCl plus H2। अब जब हम लोग इसको टैली कर लेंगे कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, अवेलेबल हो गए, Ag नंबर ऑफ, तो फिर उसके बाद Cl लिए थे, फिर हाइड्रोजन, तो Ag तो एज इट इज है 1 1, क्लोरीन 2 हो गया है क्योंकि हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस किए, तो उसकी वजह से क्लोरीन HCl साथ में था, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ था, उसी वजह से क्लोरीन का भी नंबर बढ़ेगा, तो वो हो गया 2। और ये रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे 1 ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी वो 2 है। अब क्या इनबैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम लोग का बैलेंस करने के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे भाई, प्रोडक्ट साइड पे वो कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कहाँ है, Ag के साथ, सिल्वर के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर जो उसके बाद जो हमारी जो इक्वेशन मॉडिफाइड होगी वो होगी Ag प्लस 2 HCl will give us, सॉरी यहाँ पर हम लोग को 2 लिखना है क्योंकि हम लोग 2 से Cl के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट साइड में कहीं पे भी क्लोरीन नहीं है, प्लस H2 प्लस। जब हम लोग ने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे ख्याल से सिल्वर जो है वो अनबैलेंस हो गया। चलो देखते हैं, चेक कर दे टैली करके।
Ag कितना है यहाँ पर, रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 2 हो गया। फिर उसके बाद Cl यहाँ पर 2 रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट में भी 2, और लास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2। अब जो अनबैलेंस हो गया वो क्या है, Ag। तो हम लोग Ag को बैलेंस करेंगे। कहाँ पर अनबैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्टेंट साइड पे हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको आगे लिख सकता था मैं, तो 2 Ag plus 2 HCl will give us 2 AgCl plus H2 गैस, ठीक है। तो इसका वाला जो टेबल बन जाएगा वो, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व, ठीक है। SO2 plus H2S will give us SnH2O। तो इसको, इस इक्वेशन को आप लोगों को बैलेंस करके बताना है, ठीक है। आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोगों को साइज ये समझ में आ गया, ये काफी इजी भी है, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से कर लोगे। फाइनली आवर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऐसी चीजें जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को, ऐसी चीजें कुछ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करती है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट भी यही काम करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर दे और 2 घंटा 2 महीने के जो रिएक्शन है उनको जल्दी कंप्लीट कर देता है। तो ये एक कैटलिस्ट जो है ये भी एक तरह का फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। उसी के साथ साथ नेचर फर्स्ट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है, लेस रिएक्टिव है, वो कैसा है। तो ये डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा उतना जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एल्यूमिनियम और जिंक को कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। उसी के साथ साथ अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ कराऊंगा तो अगर सपोज उसको दो घंटा लग रहा है या 3 घंटे लग रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने, वही सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये रिएक्शन मेरा उससे कम टाइम में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है, वो मोर रिएक्टिव देन जिंक है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग साइज ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्शन करने के लिए जो रिएक्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी साइज मैटर करती है। वो किस तरह मैटर करती है? जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। तो जब साइज इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का जो कनेक्शन है वो लूज होता जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उतना ज्यादा वो टाइटली बॉन्डेड रहेगा और उससे अफेक्ट रहेगा, उसके अंदर में रहेगा। बट जब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके उससे कम कांटेक्ट में होता है। तो जिससे क्या होता है कि कम कांटेक्ट में होने की वजह से वो इजीली रिमूव हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अपने पास नहीं खींच पाता। ये सारे फैक्टर्स है, बट जो मेन जो है वो है साइज ऑफ द रिएक्टेंट। तो असल जो है वो न्यूक्लियस के साथ, मतलब जब हम लोग कोई एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि जो एक कंपाउंड रिएक्शन कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये क्या होगा कि न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन का जो ताल्लुक है वो अगर कमजोर होगा तो जो दूसरा जो एलिमेंट है जो इससे रिएक्शन कर रहा है उसको न्यूक्लियस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और ये जो है ये साइज जो है, अगर जितनी ज्यादा बड़ी साइज रहेगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा छोटी साइज रहेगी रिएक्टेंट की उतनी जल्दी और उतनी आसानी से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट।
chemicals. One is concentration and the second is diluted. तो concentration और diluted, concentration और diluted क्या होते हैं, दोनों के बीच का फर्क क्या है? concentration ऐसे chemicals जो होते हैं उनके अंदर more number of solutes available होते हैं as compared to the diluted. dilute के अंदर less number of solute available होते हैं, इसीलिए वो dilute होते हैं. तो जितना ज्यादा हमारा जो केमिकल है, जो रिएक्टेंट है, वो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा हमारे रिएक्शन का, उतनी जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलेगा. उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कि कोई कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि अगर हम लोग उनको रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर रख दिया जाए तो वो जल्दी वो नहीं हो गए, प्रोडक्ट नहीं देंगे हमको रिएक्शन वो नहीं फिनिश नहीं करेंगे. तो अगर हमको उस रिएक्शन को फास्ट करना है, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, तो हम लोग उसको हीट करेंगे, तो हो सकता है शायद हम लोगों को जल्दी से प्रोडक्ट मिल जाए. जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग रहा है, जो 2 महीने लग रहा है, वो जल्दी हो जाए, आधे घंटे के बजाय 15 मिनट में हो जाएगा. तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड द फाइनल एंड द लास्ट वन इज कैटलिस्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैटलिस्ट क्या होता है कि कभी कभार टेम्परेचर भी अफेक्ट नहीं करता. कोई रिएक्शन रहते हैं ऐसे होते हैं जिनका हम लोग टेम्परेचर जितना चाहे बढ़ा देवे, बट वो रिएक्शन जल्दी होता ही नहीं है. फिर उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं हो रहा है, तो हम लोग अगर जो रिएक्टेंट है उसकी अगर साइज डिक्रीज कर दे, उसको छोटा कर देवे, तब अगर रिएक्शन करे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है. तो ऐसे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस, वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बूस्ट करता है, और एट द एंड सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग को प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, ताकि हम लोग उसको इजीली रिमूव कर दें. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता. तो अब यहाँ पे जो KClO3 जो हमारा ये रिएक्टेंट है, ये भी इसी तरह से एक कंपाउंड है जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, उसकी साइज डिक्रीज करने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का कैटलिस्ट है. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें जल्दी मिल जाता है. तो यहाँ पे ये कुछ 5 पॉइंट्स थे. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, कितना लेस रिएक्टिव है, वो डिपेंड करता है. साइज ऑफ द रिएक्टेंट, कितना बड़ा हमारा रिएक्टेंट है, कितना छोटा रिएक्टेंट. जितना ज्यादा छोटा रिएक्टेंट होगा, द स्मॉलर, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना जल्दी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा. ठीक है. और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जल्दी होगा. और उसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा होगा वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर भी मैटर करता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा हो, जितना बढ़ाएंगे टेम्परेचर उतनी जल्दी रेट ऑफ जो रिएक्टेंट रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा. तो कैटलिस्ट तो सब कुछ ऑप्शन खत्म होने के बाद हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे कोई काम नहीं आता वहाँ पे कैटलिस्ट, जो टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से भी कुछ नहीं हो रहा, रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ये साइज की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता और रिएक्शन को स्पीड अप भी कर देता है, बूस्ट भी कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये एक चैप्टर खत्म होता है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है वो समझ में आई होगी. और अगर आप लोगों को जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, जो भी परेशानी है, आप लोग बिना झिझक पूछिए. जैसा इसके पहले मैंने बताया था, जो स्कॉलर होते हैं जो ज्यादा क्वेश्चंस कर दे, होप आप लोग सारे वीडियोस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर.